कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। जो ठेके से पहले लिया जाता है अर्नेस्ट मनी, वो अर्नेस्ट मनी उनसे नहीं ली जाएगी, और जो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उनसे वो ली जाएगी। और बहुत सी जो डिटेल्स मांगी जाती हैं हर एक टेंडर में, अब एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद जो डिटेल्स आएंगी हर बार उनसे डिटेल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, उसकी कैटेगरी पता लग जाएगी, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अपने टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, घर बैठे वो टेंडर भरेंगे और जिसमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं, घर बैठे ही जो L1 होगा उसको वो टेंडर मिलेगा। इस प्रकार का एक आज हमने मंत्रिमंडल में सिस्टम जो है वो बनाया है। इसी प्रकार एक विषय डिमांड बहुत समय से चल रही थी कि जो सब डिवीज़न ऑफ प्लॉट्स शहरों के अंदर बहुत पुरानी जो स्कीमें, जिसमें टीपी स्कीम है, जिसमें रिहेबिलिटेशन स्कीम है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐसे एरियाज़ हैं, 40 साल 50 साल 60 साल पहले पार्टीशन के बाद की कई ऐसी कॉलोनीज, उसमें कंडीशन थी कि उसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते। लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों की आवश्यकताएं भी थोड़ा बदल गई, एक एक परिवार के भाइयों में आगे बंटवारा हो गया, तो उन मकानों की जो अभी तक डिवीज़न करते थे वो इलीगल थी, लेकिन अब उसको हमने ऑथराइज कर दिया है। शर्त एक ही रखी है कि डिवीज़न होने के बाद उस प्लॉट का साइज़ 100 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात डिवीज़न करने से पहले कम से कम वो 200 मीटर का ज़रूर होगा। 200 मीटर का होगा तभी 2 में डिवाइड करेंगे तो 100 मीटर का बनेगा। तो इसलिए 200 मीटर से छोटे प्लॉट का सब डिवीज़न नहीं होगा। सब डिवीज़न होने के बाद न्यूनतम कोई भी प्लॉट 100 मीटर का ज़रूर होना चाहिए, स्क्वायर मीटर का, ये उसकी कंडीशन रखी है। तो बहुत से लोगों की ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिन्होंने इलीगली सब डिवीज़न कर रखा है लेकिन वो अभी भी उनकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको इसकी सुविधा हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक थोड़ी अनोमली थी कि ग्रुप डी के जो सर्विस रूल्स हैं, हमने जो नए सर्विस रूल्स बनाए थे ग्रुप डी में, उसमें कोई भी ग्रुप डी का कर्मचारी किसी दूसरे विभाग में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन बाकी विभागों ने सब कर लिया था, ट्रांसपोर्ट का भी रह गया था। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी ग्रुप डी के कर्मचारी वो इंटर डिपार्टमेंटल उनके ट्रांसफ़र हो सकेंगे। एक कैडर है वो ग्रुप डी का ये बनाया है, तो एक ये इसमें अमेंडमेंट की है। हमारी जो टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसी NILP, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें साइज़ जो पहले था वो शहरों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कहीं 25 एकड़ था, कहीं 15 एकड़ था, ऐसे साइज़ के लाइसेंसिंग की पॉलिसी थी। लेकिन ये 3 साल पहले से पॉलिसी बनी थी, इसमें बहुत कम लोगों ने आके लाइसेंसिंग का उपयोग किया, अप्लाई किया, और जिन्होंने अप्लाई कर भी दिया था बाद में वो भी कन्वर्ट करने के लिए दूसरी पॉलिसी पर आ गए। जानकारी मिली कि साइज़ बड़े हैं, इस साइज़ को थोड़ा कम किया जाए, तो उस साइज़ को अब हमने 10 एकड़ और 5 एकड़, जो बड़े शहर हैं उसमें 10 एकड़, जो छोटे शहर उसमें 5 एकड़ तक भी वो लाइसेंस ले सकेंगे, ताकि इस NILP पॉलिसी का लाभ उठा सकें। और उसमें 10% ज़मीन जो पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं वो सरकार को हैंड ओवर करेंगे, 25 एकड़ से जो नीचे के लिए अप्लाई करेंगे, और जो 25 एकड़ से ऊपर के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने आप बना सकेंगे। कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कम्युनिटी सेंटर बनाना है, इस प्रकार के जो सारे पब्लिक यूटिलिटीज़ की जितने भी आवश्यकताएं हैं वो लोग स्वयं कर सकेंगे। 25 एकड़ से नीचे 10 एकड़ और 5 एकड़ की जो न्यूनतम हमने रखी है, उसमें केवल 10% लैंड हरियाणा को वो सरकार को दे देंगे, टाउन कंट्री प्लानिंग को, वो अपने आप फिर वो सुविधाएं और सरकार उनको करके देगी। एक पॉलिसी हमने बनाई है एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। जहाँ जहाँ हमारे एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरपोर्ट, और जैसे हिसार का नया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ एरोस्पेस और एरोस्पेस की जो इंस्टीट्यूशंस वो आए, डिफेंस के प्रोडक्शन के लिए वो आए, उनके लिए स्पेशल कुछ ग्रांट्स
वैसे तो हमारी जो हीप पॉलिसी है, हरियाणा एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइजेज पॉलिसी, उसमें कुछ कंसेशंस हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के इस सेक्टर को और एरोस्पेस के सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर ग्रुप सी, बी, सी, डी, इसमें वो सारी सहूलतें दी हैं, ग्रुप ए में नहीं दी हैं। एक उसमें कुछ कंसेशंस हैं, लेकिन डिफेंस प्रोडक्शन के इस सेक्टर को और एरोस्पेस के सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए हैं, जिसके अंदर ग्रुप सी, बी, सी, डी, इसमें वो सारी सहूलतें दी हैं, ग्रुप ए में नहीं दी हैं। ए का एरिया हमको लगता है कि भी बहुत अच्छा विकसित हो गया, इंडस्ट्री बहुत हो गई। आज आवश्यकता हमको बी, सी और डी में ज़्यादा है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे 48,000 रुपया एक एम्प्लॉई को, हरियाणा के एम्प्लॉई को रखते हैं, तो 7 साल तक 48,000 रुपया प्रति वर्ष उस इंडस्ट्री को और रिबेट दी जाएगी, यानी उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। और ऐसे ही जीएसटी का भी ग्रुप यानी सेक्टर डी में 100% 10 साल के लिए ग्रुप डी में उनको रिएम्बर्समेंट होगी। एसजीएसटी स्टेट का जो जीएसटी है, और वो जो सी है उसमें 75% होगा, कुछ कम वर्ष के लिए है। बी में 50% है, वो भी कुछ कम वर्ष के लिए है। तो बी, सी, डी उत्तरोत्तर ज़्यादा कंसेशन उनको किए हैं, ताकि इंटीरियर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी उस इंडस्ट्री का और लाभ हो सके। एक हांसी में आजकल हमने देखा है, कई अखबारों में छापा भी है उसको, कि डंपिंग ग्राउंड का एक एजिटेशन वहाँ चल रहा है। कुछ गांव के लोगों ने एतराज किया, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई 17 एकड़ जमीन थी, वो हमने कलेक्ट्रेट पर म्यूनिसिपैलिटी हांसी को वो ट्रांसफर कर दी है, ताकि वहाँ एक डंपिंग ग्राउंड ये बनाया जा सके। 17 एकड़ एक मोहल्ला। और एक जानकारी वो आपको देनी है, महत्वपूर्ण है, वो हमारी नई एक्साइज पॉलिसी। तो नई एक्साइज पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से। तो वो साल जो खत्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को खत्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी वही चलेगी। लेकिन 6-7 जून से पहले वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे, नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। उसमें जैसे सुझाव आते हैं, उन सुझाव के हिसाब से हमको लगता है कि हमें भी 4 वेंड का करने की कोई कठिनाई नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो 4 वेंड्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकेगा और वो अपने हिसाब से वो करेगा। और कुछ रेट्स का थोड़ा बहुत अंतर किया है, वो आपके पास एक लिखित उसकी जानकारी आ जाएगी। आसपास की पॉलिसीज को भी स्टडी करना पड़ता है। तो दिल्ली की पॉलिसी पिछले साल बदली है, उसके अनुसार भी कुछ चेंजेस किए हैं। लेकिन कोई वाइन जो है या इस प्रकार की स्मगलिंग कई बार होती थी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते समय हरियाणा में से उसको जो पार करते थे, उसके ऊपर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने अपनाए हैं कि जब बॉर्डर से कोई दूसरी स्टेट में जाने के लिए हरियाणा के बॉर्डर में एंटर करेंगे, वहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन होगी और उसके बाद एक निश्चित समय में बॉर्डर पार करके भी हो जाएगा, तो उसको एक प्रकार से उसका भी मॉनिटर किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी यहाँ से निकलते समय हरियाणा में कुछ आदि उतार जाए फिर निकले। तो निश्चित दूरी से कितने किलोमीटर दूर बॉर्डर है, उस बॉर्डर की दूरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट दोनों का किलोमीटर, उसका टाइम, ये उसमें सेट किया जाएगा, ताकि कोई दुरुपयोग जो है बीच में वो कहीं ना हो। इलीगल जो शराब है या वाइन जो भी है वो उसमें यहाँ हरियाणा में ना बिक सके, ना चल सके। हमने अपने जो डिस्टिलरीज हैं वहाँ भी उसकी जो लेबलिंग है, उसका जो फ्लो मीटर्स हैं, जैसे बजट की घोषणा मैंने कहा था, उस पर हम फ्लो मीटर लगाएंगे। तो ई फ्लो मीटर लगेंगे ताकि कितना मटेरियल वहाँ बना है, कितना उन्होंने बेचा है, ताकि 2 नंबर की चीज उसमें बाहर ना जा सके। इसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है। ये थोड़ी डिटेल भी है जो एक्साइज पॉलिसी की है।
तो ये सब प्रेस नोट में चला गया, व्हाट्सएप पे सब कुछ। इतने सब विषय आज हमारे इस मीटिंग में थे जो आपको मैंने बताया। इसमें जो एक्साइज पॉलिसी सर ली है आमतौर पे हर साल वैसे ही होता है, इसमें लो एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो हम अप्रिशिएट किया ज़्यादा उसका प्रचलन के लिए कोई ज़्यादा फोकस है उस पर इस दफ़े की नई पॉलिसी में? नहीं, ऐसा तो कोई हमने चेंज नहीं किया उसमें। 7 से 2% आयातित पे किया ये जी सर, आई वाला कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा। शराब पर आयात शुल्क 7 रुपये से घटाकर 2 रुपया प्रति BL किया गया है। यानी जो कम अल्कोहलिक मात्रा है उसमें आयात शुल्क को कम किया है ताकि लोग जो है बहुत हाई टॉक्सिक जो चीज़ें उसका उपयोग ना करें, लो इंटेंसिटी की शराब पियेंगे तो उसमें सब एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू है आबकारी से हिसाब से कितना लग रहा है? 5,000 इस वर्ष का 7,900 करोड़ जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है 7,900 करोड़ रुपया हमारा हुआ है, जबकि टारगेट इससे कम थे, उस टारगेट से ज्यादा पैसा आया है। अगले वर्ष का टारगेट 9,200 करोड़ रुपया ये हमने रखा है। आज एक जो बड़ी घटना जो चर्चित है पूरे नेशनल लेवल पे, वो जो दिल्ली की घटना कुरुक्षेत्र में रोकी गई पुलिस, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उसमें वस्तुस्थिति क्या है? क्योंकि क्लैरिटी हो नहीं पाई और आपका पॉइंट अच्छा है। देखिए, पंजाब में उन्होंने कोई FIR की, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात बयान किया गया, उसको लेकर के एक FIR कर दी गई। और उस FIR के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस FIR के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए था, और दिल्ली पुलिस को बता करके उनको अरेस्ट करे, कुछ करे, उनका अपना मामला केस करते हैं। सुबह 5 बजे उठा करके ले गए। तो आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, जहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं एक्साइज पॉलिसी को लेकर, उस पर जो है उन्होंने जानकारी दी है। जून के पहले हफ्ते से लागू होगी एक्साइज पॉलिसी। नई एक्साइज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं। नंबर की एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया है। अब चूंकि ये केस FIR हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया, उस गाड़ी को रोक करके, और चूंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंडओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएंगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जा करके अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस को उसमें कोई रोक नहीं। तो सर मदद किससे मांगी? उनके पिताजी ने मदद मांगी या दिल्ली पुलिस ने आपसे लोगों से मदद मांगी कि उनको रोका? उनके पिताजी ने तो दिल्ली में FIR कराई। दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमको बताया कि यहाँ से ये गाड़ियाँ हरियाणा की तरफ गई हैं और इनमें ये व्यक्ति किडनैप होकर गया, उसको आप लोग रोकें। पंजाब की इस कार्रवाई के पीछे क्या लगता है सर? ये जो इस तरह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना थाना क्षेत्र की, क्या मकसद लगता है? पहली बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में सतेंद्र बग्गा ने कई वहां जाकर भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस, यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है। और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस
उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है, उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती है, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज़्यादा चला नहीं करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहाँ से इस प्रकार से उठा के लाना, आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीज़ें कहीं तक नहीं रुकेंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए था। हाँ, सामान्य प्रक्रिया में उस एफआईआर के हिसाब से बहुत कार्रवाई हो सकती है, चार्जशीट देते, कुछ भी करते। एक भाषण के, और अगर बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई मान लो एक सीमा पार किसी द्वारा कर दी गई हो, मुझे नहीं मालूम कि क्या बोला क्या नहीं बोला, ना मैंने वो उसका कुछ सुना है, लेकिन उसका रास्ता ये होता है कि उसका निर्णय चार्जशीट करके कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। कोर्ट का ये पंजाब की दूसरी बड़ी कार्रवाई है जी। पहले स्मृति ईरानी जी के खिलाफ भी जैसे उन्होंने केस रखा, फिर कुमार विश्वास पर भी किया, कुमार विश्वास पर भी किया। तो ये क्या लग रहा है, क्योंकि बग्गा जी पे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप को नुकसान पहुंचाने की ये कार्रवाई पॉलिटिकल शय के ऊपर, सरकार की शय के ऊपर पुलिस को करनी पड़ी होगी, ऐसा मानता है ये ना। उसकी निंदा कर रहे हैं ना सरकार को, हमारी सरकार को। मैं कहता हूँ इस घटना की जितना निंदा की जाए उतनी कम। कल एक बहुत बड़ा हरियाणा पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो करनाल के पास पकड़े हैं 4 आतंकवादी, और आज गुरबख्श सिंह पर उन्होंने वीडियो मैसेज करके और आपके नाम और विशाख का नाम लेके एक और वीडियो सोशल मीडिया में भी डाल दिया, पत्रकारों को भी डालते हैं इस, क्योंकि अब आज की जो घटना पता लगी है कि लोकल लोगों से रात्रि करनाल में इन लोगों का संपर्क में थे, जैसे आज टीवी में चल रहा था ऐसी करनाल की घटना, तो इसमें वास्तविकता क्या निकली? क्या ये भी उधर से बारी कर रहे थे या लोकल? वैसे तो ये बहुत बड़ी एक घटना है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए जांच करने का विषय है। कोई भी चीज़ ज़्यादा कहना हमारे लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन जो अभी तक पुलिस की जानकारी में पूछताछ में जो बातें आई हैं, पंजाब के व्यक्ति हैं और पाकिस्तान में जो व्यक्ति बैठे हैं, बिंदा, क्या नाम था उनका, इंडा, वहां से इन्होंने ये सामान सप्लाई किया है और जानकारी ये मिली है कि ड्रोन के द्वारा सप्लाई की गई है, और ये बीच में मीडिएटर जैसे होते हैं सप्लाई करने वाले, इनका एक उनके हाथ लिंक था। ये सामान उन्होंने ले जा करके जो पूछताछ की, तेलंगाना में एक ऐसे स्थान के ऊपर जहाँ कोई आबादी नहीं है, कुछ नहीं है, जंगल का एक्सपर्ट बताया, उसके अंदर इन्होंने रखना था, रख के आ जाना था। इनको भी पता नहीं कि उसको हैंडओवर यानी कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा, इस प्रकार से इनकी प्लानिंग थी। लेकिन ये जो सारा असला था बहुत खतरनाक था, इस प्रकार से था कि जो रिमोट कंट्रोल से भी चीज़ों को बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। वो आईबी की इन्फॉर्मेशन थी। अब आईबी की इन्फॉर्मेशन के बाद हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई, और अलर्ट होने के बाद इनको बस्ताड़ा करनाल में पकड़ा, और पकड़ करके मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक कोई साजिश के तहत ये जो सारा काम किया जा रहा था उसका भंडाफोड़ हुआ है। ये गुरपतवंत सिंह जो पन्नू है, आए दिन अब मेल पे उतराया, पहले फोन आते थे, मेल, अब वीडियो भी आ रहा है। इसका कोई एजेंसी से बात नहीं की? अब हरियाणा क्योंकि आपको ही टारगेट करके वो लेता है, इसका कोई कुछ बंदोबस्त किया जाता है? देखिए, जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें होती हैं, निश्चित रूप से उसका जो सुरक्षा एजेंसियां वो उसका संज्ञान ले ही रही होंगी, ऐसा नहीं ले रही होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये हरियाणा के उस दायरे में नहीं आता है। एक चीज़ जो बोली जाती है, बोलने के बाद सेंट्रल एजेंसीज उस पर संज्ञान लेती हैं, और निश्चित रूप से कोई ना कोई संज्ञान ले ही रहे हैं। एक विषय जो था लास्ट में, क्योंकि आपने कहा था विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा विषय उठाया था, विपक्ष ने उठाया था, और आपने कहा था सीएमआई के खिलाफ हम एक्शन लेंगे, क्योंकि इस बार भी उसने हरियाणा का सबसे ज्यादा नंबर 1 दिखा दिया। तो वो उस स्थिति में क्या हमने कोई एक्शन के लिए उसके उसको चिट्ठी लिखी है, क्या है? क्योंकि उधर 34 पॉइंट समथिंग अब दूसरा नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी। पहली बात तो कि इन चीजों का कोई हरियाणा में किसी पर असर नहीं होता है। इसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़ करके और अपने आप को व्याख्यान करने के लिए जैसे बहुत बड़ी ऐतिहासिक वाली बात कर रहे हैं। आखिर हम भी लगातार अपने यहाँ नजर रखे हुए हैं कि हमारे लोगों को कैसे रोजगार मिले, कैसे काम मिले। स्किलिंग के काम हमारे यहाँ लगातार शुरू हो रहे हैं। स्किलिंग के बाद हजारों लोगों को रोजगार भी अपने मिल रहे हैं। हमारे यहाँ इस बार जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, एवर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हमारे हरियाणा के अंदर हुआ है, और इस इन्वेस्टमेंट में पिछले 5 साल का फिक्र बता सकता हूँ, लगभग 5 लाख लोगों को 7 साल में रोजगार नया मिला है, पिछले 7 साल में। तो ये रोजगार प्राइवेट मिलता है, कोई लोग सेल्फ अपने काम में भी लगते हैं, अपने घरेलू कामों में, परंपरा जो उनके यानी पुश्तैनी काम होते हैं उसमें लगते हैं। लाख से ऊपर तो हमने सरकारी नौकरियां भी दी हैं। तो ये सारे काम जब चल रहे हैं तो जितनी
गैप है, उस गैप को कोई बहुत बढ़ गया ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो डाटा हमको मिला है परिवार पहचान पत्र में, वो जैसा मैंने पिछली बार बताया था, लगभग 6 और 8% के बीच में वो चलता है। अभी हम जैसे रोजगार मेले लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में, 40,000 लोग तो पिछले 4 महीने में इसी के अंदर जिनको लोन दिलाया, जिन्होंने काम अपने शुरू किए, किसी ने कर दिए, किसी ने कर रहे होंगे। ये हमारा जो 1 लाख का टारगेट है, वो 1 लाख का टारगेट हम पूरा करेंगे। मई के महीने में इस बार अब फिर एक टाइम टेबल आपको मिलने वाला कि जिसके अंदर ये रोजगार मेलों का जो 3rd फेज वो फिर शुरू होगा। अगले साल भर ये चलेंगे। लगभग 10 मेले ऐसे हैं जो ये लगेंगे और 10 मेलों में लाख से बल्कि कहीं ज्यादा इन लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनेगी। एक्साइज पे आप बात कर सकते हैं या कोई अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है? तो वो एक्साइज के लोग हैं। धन्यवाद।